जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है लॉकडाउन के चलते बहुत अच्छे से इसे मेंटेन करते हुए इस संकट की घड़ी में अपने अध्ययन के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम राजस्थानी कला और संस्कृति के तहत एक बहुत ही क्रिटिकल, टिपिकल और गूढ़ रहस्य से भरा हुआ एक टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थानी बोली, भाषा और साहित्य। जब हम उस पर बात करेंगे और आज हम बात करने की जब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम सूचनाओं को साझा करेंगे, तो वर्तमान समय में आपने बहुत कुछ भाषा, बोली, साहित्य पे जो साहित्यिक स्रोत हैं वो आप लोगों ने विभिन्न शिक्षकों के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल्स और बाज़ार में बिकने वाले साहित्य के आधार पर आपने देखे होंगे। आज हम लोग जो यहाँ बात करेंगे वो उन तथ्यों की बात करेंगे जो सीधे सीधे साहित्यिक स्रोतों से संबंध रखते हैं, और मैं उन्हीं तथ्यों की बात के साथ आज के इस अध्याय को प्रारंभ करें तो हम सबसे पहले ये मानना पड़ेगा हमें कि सभ्यता के विकास के साथ ही भाषा और बोली जो हमारी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, उसका विकास भी सभ्यता की कहानी के साथ साथ आगे तक हुआ है। तो हम उस जीव की बात नहीं करेंगे जिसने सृष्टि में सबसे पहले जन्म लिया, उसकी अभिव्यक्ति की भाषा क्या थी, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हमें बात करनी है सिर्फ राजस्थान क्षेत्र की उस बोली की। तो हम भौगोलिक दृष्टि से उस समय की आज़ादी के जस्ट पहले का वो जो राजस्थान है, राजस्थान से पहले का जो राजपूताना है, राजपूताना से पहले की जो मरुभूमि है, और अनेक प्रकार के जिन क्षेत्रों के नामों से, जिन राजाओं के नामों से जिन भूमियों को जाना गया है, उन भूमियों के बारे में चर्चा करते हुए निष्कर्ष रूप में हम राजस्थान पे आएंगे। और राजस्थान के बाद की जो भाषा है, जो मायड़ भाषा है, मारवाड़ी, उस तक आएंगे, और उसके बाद आगे जो इसका साहित्य है और इसके जो कवि हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हम राजस्थान की बोली, भाषा और साहित्य। की बोली, भाषा, राजस्थान की बोली, भाषा और साहित्य। सबसे पहले हम यहाँ एक बात करेंगे कि जब देश आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ, उससे पहले किस में था? पहले देश रियासतों में बटा हुआ था। यह बात आपको समझनी है कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ उससे पहले पूरा देश जो है वो किस में बटा हुआ था? रियासतों में बटा हुआ था। ऐसी स्थिति में जो राजपूताना का क्षेत्र है वो भी किस में बटा हुआ था? 21 रियासतों में विभक्त था। अब साहब 21 रियासतें कौन सी हैं? हम बात करें उदयपुर, डूंगरपुर,
उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, करौली, बीकानेर, किशनगढ़, करौली, बीकानेर। देखो पहले मेवाड़ की बात करते हैं, फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अपना वागड़ क्षेत्र आ जाता है, प्रतापगढ़ भी उसी में आ जाता है। तो इस प्रकार से किशनगढ़, दांता, झालावाड़, धौलपुर, पालनपुर, मालवा, गुजरात, मालवा, गुजरात, जो पालनपुर का क्षेत्र भी वहीं आ जाता है, और धौलपुर, दांता, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, और इस प्रकार ये गुजरात को छोड़ दीजिए, मालव क्षेत्र का थोड़ा सा हिस्सा जो पालनपुर है ये आ जाता है इसमें। एक नाम आता है अजमेर, और मेरवाड़ा, ये दोनों अंग्रेजों के अधीन थे। तो इस प्रकार जब हम बात करेंगे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, करौली, बीकानेर, किशनगढ़, दांता, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, पालनपुर, तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र हैं ये किसके थे? आजाद भारत की उन रियासतों के नाम हैं जो 21 रियासतों में पूरे राजपूताना क्षेत्र को बांटे हुए थे। अब इन क्षेत्रों में जो बोलियां बोले जा रही थी वो बोलियां एक नहीं थी, एक सामान्य सी बोली। आज राष्ट्रभाषा हिंदी बोल तो देते हैं अपन, लेकिन दक्षिण भारत में जाओ तो आपको देखने को मिलेगा हिंदी एक अच्छी भाषा है, उसे सीखनी चाहिए, उसे राष्ट्रभाषा नहीं बोलते। तो अपने यहाँ बिमायड़ भाषा मारवाड़ी, मीठी खांड मिश्री मिश्री, मीठी जैड़ी बोली। तो कवि उसने सुखवीर सिंह जी कविया ने लिखा था ये कविता, गणगौर्यारा गीत भूल्या। तो ये उस मायड़ भाषा को प्रमोशन के लिए लोग राजस्थानी की जो भाषा मारवाड़ी भाषा है उसकी बात करते हैं हम, लेकिन उस समय गुजरात में गुजरी, मालव क्षेत्र में मालवी, ठीक है, खेरावाटी, तोरावाटी, ये जो आगे चल के जब पढ़ेंगे तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र था, इस क्षेत्र को एक नाम दिया। किसने दिया ये नाम? थॉमस जेम्स थॉमस ने। कब दिया? जो नाम क्या दिया? थॉमस जेम्स ने एक नाम दिया, और उस नाम का क्या नाम दिया? एक नाम आता है राजपूताना और एक नाम आता है राजस्थान। एक नाम क्या आता है? राजपूताना, जहां पर राजपूत शासकों की, जो राजपूतों की जितनी गोत्र हैं उन गोत्रों का किसी न किसी गोत्र का इन रियासतों पर शासन रहा है, इसलिए उसको क्या कहा गया? राजपूताना का। तो एक का नाम तो राजपूताना, जिसको संवत 1857, और नाम क्या था? जेम्स थॉमस। ये 1857 में जेम्स थॉमस ने किस नाम से उसको उद्धृत किया था? राजपूताना। लेकिन इसके बाद धीरे 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 राजपूताना के साथ ही राजस्थान, और इसको अपग्रेड करते करते संवत 1886 एक ब्रिटिश विद्वान
विद्वान जिनका नाम कर्नल जेम्स टॉड। वो क्या कहते हैं इसको? राजस्थान। राजस्थान का नाम देते हैं। एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान उनकी एक पुस्तक है, और ट्रेवलर टू वेस्टर्न राजस्थान। ये जो पुस्तकें हैं उनका जो अध्ययन है उस क्षेत्र में उन्होंने जो घुमाई की है, वहाँ पे जिन्होंने जो घूम घूम के उन्होंने रिसर्च किए, जिसमें उन्होंने समानांतरता यानी एक जैसी बहुत सी गतिविधियां उन्होंने प्राप्त की। इस आधार पर उन्होंने किसका कहा है? राजस्थान ऐसा स्थान जहाँ राजपूताना की धरती से सुशोभित होता। अब देखिए साहब, आगे चलते हैं। इस राजपूताना में रियासतें जैसे जैसे थी आगे बढ़ते गए। अब जहाँ जो राजा जैसा मिला उसी राजा के नाम से उस क्षेत्र को जानने लग गए। अब देखिए, राजस्थान में भी, इस राजपूताना क्षेत्र में भी राजाओं के आधार पर और राजा के अनुसार उत्तरी भाग क्या कहलाने लगा? जांगल प्रदेश। पूर्वी भाग मत्स्य, बीकानेर का क्षेत्र किस में आने लग गया? जांगल प्रदेश में। पूर्वी क्षेत्र मत्स्य प्रदेश, अलवर, भरतपुर और ब्रजभूमि से सटका वो जो क्षेत्र था वो उसमें आने लग गया। फिर एक क्षेत्र आता है दक्षिणी पूर्वी, उसको बोलते हैं सीवी देश, मध्य प्रदेश के नज़दीक। इस चीज़ की बात हम करते हैं। फिर बिल्कुल दक्षिण में जो क्षेत्र आता है वो है मेदपाट। क्या नाम है उसका? मेदपाट। और मेदपाट के साथ ही क्या आ जाता है? वागड़, प्रावागपट, वागड़, प्रागवाट, वागड़, प्रावागढ़, मालवा, गुजरात, मालवा और गुजरात। साहब इतने में भी नहीं रुके, फिर एक क्षेत्र आता है पश्चिमी मध्य, पश्चिमी मध्य और मांडवल, त्रिवेणी, और त्रिवेणी के बाद में आता है मध्य भाग जिसको अबूर्ध, और अबूर्धा देवी का है मध्य भाग, अबूर्ध। आबू का जो क्षेत्र आता है उसको आता है, और सपाद लक्ष, सपाद लक्ष। और दो नाम और आते हैं, शाल्व जनपद, साल्व जनपद, और एक नाम आता है जिसका नाम है परियात्र मंडल। ये दोनों भी इसी के भाग थे। बात कहां आ गई कि राजा के अनुसार उत्तरी क्षेत्र जो है किस नाम से जाना जाने लगा? जांगल प्रदेश। बीकानेर का जो क्षेत्र आता है, पूर्वी क्षेत्र किस नाम से जाने लग गया? मत्स्य प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी सीवी देश, दक्षिण का भाग मेदपाट, वागड़, प्रागवाट, मालवा, गुजरात, पश्चिमी मध्य, मांडवल, त्रिवेणी, मध्य भाग अबूर्ध, आबू और सपाद लक्ष। और वहीं दो नाम और आते हैं, साल्व जनपद और परियात्र मंडल। ये भी राजस्थान क्षेत्र में ही भाग लेते हैं। मतलब यहाँ के आपस में जब लोग बोलते हैं, मिलते हैं और किसी महोत्सव में मिलते हैं तो यहाँ क्या कहते हैं? नौ बोली छंद। 9 क्षेत्रों के जो लोगों की बोली है उनमें जो व्याकरण की दृष्टि से समानता निकलती है उसको बोलते हैं नौ बोली छंद। और एक होता है 8 देश की गुजरी। तो गुजरात,
गुजरी भाषा के नाम पे किसका नाम पड़ा हुआ है? गुजरात। तो यहाँ ये जो लोग इकट्ठे होते हैं धार्मिक उत्सवों में, वहां पर विद्वानों के द्वारा इनकी जो बातें और बोलियां सुनी जाती हैं, उनके आधार पर इनमें समानता निकालने की कोशिश की जाती है। अब देखिए आगे, राजस्थानी भाषा की जब बात करें हम, तो एक नाम आता है नैनसिरी ख्यात। मेहनौत नैनसिरी पुस्तक है, एक नैनोसिरी ख्यात, और एक नाम आता है राजरूपक। नैनसिरी ख्यात और एक नाम आता है राजरूपक। इन दोनों में राजस्थानी शब्द लिखा गया है। नैनसिरी ख्यात में और राजरूपक में किस शब्द को कहा गया है? राजस्थानी शब्द कहा गया। और किस आधार पर? प्रदेश साम्य के आधार, प्रदेश साम्य के आधार पर इन्हें क्या कहा गया है? राजस्थानी से। क्योंकि पूरे प्रदेश में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो समानता लिए हुए हैं, इसलिए उस क्षेत्र विशेष की जो भाषा है राजस्थान होने के कारण उसे राजस्थानी नाम दिया गया है। लेकिन अभी भी राजस्थान की जब बात करते हैं तो राजस्थान का हृदय अरावली, और अरावली को हम दो भागों में बांटते हैं। अरावली को कितने भागों में बांटते हैं? जो विभाजन करती है दो भागों में। नाम क्या? अरावली। अरावली के जब हम दो भाग करेंगे तो पहला करेंगे, दो प्राकृतिक भाग होंगे उसके, और पहला होगा उत्तर पश्चिमी भाग। कौन सा? उत्तर पश्चिमी, जिसमें बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, शेखावाटी, और जो दूसरा बच जाता है उस पूरे के पूरे क्षेत्र को अन्य रियासतों में बांट देते हैं। अब ये जो भाग है बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और शेखावाटी, इसको किस नाम से जानते हैं? मरु क्षेत्र या मरुवाणी क्षेत्र। इसको मरु क्षेत्र या मरुवाणी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और शेखावाटी जो सामूहिक रूप से मरु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और अन्य जो सब बच गए वो किस में आ जाते हैं? दक्षिणी पूर्वी। तो दक्षिणी पूर्वी में अन्य समस्त रियासतों को शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार राजस्थान की बोली, भाषा और साहित्य की जब हम बात करते हैं तो ये मुख्य बिंदुएं को ध्यान में रखते हुए हमें अध्ययन को आगे बढ़ाना होगा। अरावली को जो प्राकृतिक दृष्टिकोण से दो क्षेत्रों में बांटते हैं, उत्तरी पूर्वी पश्चिमी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग। तो उत्तरी पश्चिमी भाग में बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, शेखावाटी, ये पूरा का पूरा मरु क्षेत्र आता है। और दक्षिणी पूर्वी की बात करें तो समस्त बची हुई रियासत, समस्त बची हुई रियासत को इस क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है। जब समस्त रियासतों को इस क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब ये देखते हैं कि समानांतर दृष्टि से इनमें कुछ साम्य है, और जिस साम्य के कारण यहां पर जो भाषा है उसको मरु क्षेत्र मान के उसे मारवाड़ी शब्द दे दिया जाता है या मरु भाषा का नाम दे दिया जाता है। अब यहां देखिए कुछ एक चीजें चलती हैं कि पूरे के पूरे रियासतों के क्षेत्र में, पूरे राजपूताना क्षेत्र में कुछ थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ इन भाषाओं को अपना लिया जाता है। जैसे
जो मत्स्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर हम ब्रज मंडल की बात करेंगे, अलवर और भरत, ये दोनों क्षेत्र ब्रजमंडल के नजदीक होने के कारण इनके ऊपर प्रभाव किसका रहेगा? ब्रज भाषा। लेकिन इसका आशय यह नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें मरु भाषा से पूर्णतः विमुख मान लिया जाए। दूसरी, जो गुजरात है, उसका प्रभाव भी हम उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन रियासतों के लोगों के ऊपर, जो इनसे जुड़ा हुआ क्षेत्र है, उसके ऊपर हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार कि कुछ थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ पूरे क्षेत्र की भाषा को मरु भाषा के रूप में शामिल कर लिया गया। अब देखिए आगे बात क्या आती है कि सबसे पहले हमें स्रोत कहां से मिले इस बात को मानने के लिए, हमें ये तथ्य कहां से मिले, हमें जानकारियां कहां से मिली। तो उनके लिए चलते हैं हम कि संवत 1835, संवत कितनी? संवत 835, जालोर नगर में एक नाम आता है उद्बोधन सूरी। क्या नाम आता है? उद्बोधन सूरी। और उद्बोधन सूरी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है कूले माला। क्या नाम है? कूले माला। और इस कूले माला में उन्होंने 18 देसी भाषाओं का वर्णन किया है। संवत 835 में जालोर नगर में उद्बोधन सूरी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है कूले माला। और कूले माला में किसकी बात की है? उद्बोधन सूरी ने 18 देसी भाषाओं की बात की। वहीं एक नाम आता है अबुल फजल। अबुल फजल आईने अकबरी में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग करता है। वहीं एक और बात आती है, एक नाम सुना होगा आपने बेली कृष्ण रुक्मणीरी। पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ जो कल्याणमल के पुत्र और रायमल के भाई बीकानेर से पृथ्वीराज राठौड़, जिसने बेली कृष्ण रुक्मणीरी लिखी है, उसमें कृष्ण रुक्मणी विवाह का पूरा वृतांत दिया है। उसमें शिशुपाल की यात्रा का वृतांत है, रुक्मणी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पत्र भेजा जाता है, ये सब बातें की। अब इस कृष्ण रुक्मणी का ब्रज भाषा में जो अनुवाद करते हैं, कौन करते हैं ब्रज भाषा में? गोपाल लाहौरी। गोपाल लाहौरी अनुवाद करते हैं किस भाषा में? ब्रज भाषा में। और क्या कहते हैं कि बेली की भाषा मरु है या मारू है या
मारवाड़ी है। बेली की भाषा क्या है? मरु है, मारवाड़ी है या मरु देश की भाषा है, उसके बारे में बेली कृष्ण रुक्मणी का ब्रज भाषा में अनुवाद करने वाले गोपाल लाहौरी स्वयं कहते हैं कि बेली की भाषा मरु। तो इसका मतलब कि उस समय में मरु भाषा पूरे क्षेत्र विशेष की बात करते हैं। इनको पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का दुर्ग दिया गया था, तो लाजमी सी बात है कि उस इतने संपन्न और समृद्ध साहित्यकार जो अकबर के समय की बात कर रहे हैं, तो मारवाड़ी भाषा की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बात और आती है। अब देखिए आगे चलिए, जीनभद्र सूरी जैन विद्वान जिनका नाम है जीनभद्र सूरी, और जीनभद्र सूरी ने एक पुस्तक लिखी है शत्रुंजय तीर्थ। शत्रुंजय तीर्थ, और इस तीर्थ में क्या है कि तीर्थ स्थलों पर जो महिलाएं भाषा बोलती हैं उनका उल्लेख है। अर्थात इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी कि तीर्थ स्थल पर जब महिलाएं इकट्ठी होती हैं किसी विशेष अवसर के मौके पर, तो विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई महिलाओं के जो आपस में वार्तालाप होते हैं, उन वार्तालापों को कवि सुनकर, लेखक सुनकर अपनी पुस्तक शत्रुंजय तीर्थ में स्पष्ट करने की कोशिश करता है, जिससे ये पता लगता है कि कॉमन शब्द लोगों में एक सामान्य शब्द भी पाए जाते हैं। वहीं एक नाम आता है, एक अलग किताब पुस्तक है जिसका नाम है नौ बोली, और इस नौ बोली छंद में भी विभिन्न भाषा में लिखी गई जो छंद हैं उनको इकट्ठा करके उन भाषाओं का ज्ञान करते हैं। और उनमें देखो सबसे पहले आती है गुजराती, थटेची, जैसलमेरी, गुजराती, थटेची, जैसलमेरी, मुल्तानी, उत्तरादी, मुल्तानी, तो गुजरात के लोग जो भाषा बोलते हैं वो क्या होगी? गुजराती। थटेची बीच की भाषा, जैसलमेरी उसी मुल्तान की भाषा, और उत्तरादी उत्तर क्षेत्र में, फिर तेलगी, दिल्लण मतलब दिल्ली की भाषा, दिल्लण दिल्ली की भाषा। उसके बाद में खुरासानी अफगानिस्तान। यहां के जो लोग हैं उनके द्वारा लिखा गया जितना भी साहित्य है वो किस में दिया गया है? नौ बोली छंद में दिया गया है। और नौ बोली छंद जो है वो पूरा का पूरा किस पे प्रकाश डालता है? लोगों की अभिव्यक्ति का जो माध्यम है भाषा, उस पे वो प्रकाश डालता है। अब देखिए, नौ बोली छंद के बाद में आता है आठ देश की गुजरी। आठ देश की गुजरी। और गुजरी का मतलब क्या होता है? गुर्जर एक ऐसी जाति है जो प्राचीन समय में और अभी भी वहाँ ये देखा जाता है कि पशुपालक के रूप में या एक लश्कर के रूप में होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो यहाँ आठ देश की गुजरी में जब उन्होंने लिखी है तो पहली है पंजाबी। तो पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग भी
यहां तक घूमते हैं। दूसरी है ब्रज मेवाती, ब्रज मेवाती, ब्रज भाषा मथुरा वृंदावन ये, और मेवात का क्षेत्र अलवर के पास में। लाहौरी मारवाड़ी, लाहौरी मारवाड़ी मतलब मरु क्षेत्र की जो भाषा है उसे क्या कहते हैं, मारवाड़ी। फिर ढूंढाड़ी, काबिली, काबुल में बोले जाने वाली। और एक भाषा और बच जाती है जिसका नाम है वागड़ी, वागड़ क्षेत्र में बोले जाने वाली। तो ये 9 बोली छंद और 8 देश की गुजरी हमें ये बताती हैं कि ये भाषाएं उस समय लोगों के बीच में बोली जाती थी और जिनके माध्यम से साहित्य को धीरे धीरे विद्वानों ने एक सामान्यतः निकालने की कोशिश की और कुछ थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ उस क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को उन्होंने अपना लिया। तो कौन, जिनभद्र सूरी का शत्रुंजय तीर्थ यह बताता है कि तीर्थ स्थलों पर जो महिलाएं भाषा बोलती हैं उनका उल्लेख किस पुस्तक में है, जिनभद्री के शत्रुंजय। 9 बोली छंद गुजराती, थतेची, जैसलमेरी, मुल्तानी, उत्तरादी, तेलगी, दिल्लन जो दिल्ली की भाषा, और खुरासानी। और 8 देश की गुजरी जहां पे गुजरी इकट्ठा होती है और वो भाषाएं बोलती हैं, पंजाबी, ब्रज, मेवाती, लाहौरी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, काबिली और बागड़ी। अब देखिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, तो एक नाम आता है कुशल लाभ। क्या नाम आता है, कुशल लाभ। और उनकी पुस्तक है साहब पिंगल शिरोमणि। और ये जो पिंगल शिरोमणि है इसमें किसका प्रयोग हुआ है, मारवाड़ी शब्द का। कुशल लाभ की पुस्तक, जो पुस्तक का नाम है पिंगल शिरोमणि, उस पुस्तक में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन अब जब तथ्यात्मक बात करें तो वैज्ञानिक अध्ययन जब करने लगे, तुलनात्मक जब अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। और इन्होंने 1912 में एक पुस्तक लिखी, सर्वे ऑफ लिंग्विस्टिक। सर्वे ऑफ लिंग्विस्टिक। भाषाओं पर इनका जो सर्वे है, भाषाओं पर जो इनका अनुसंधान है, उस अनुसंधान की बात करते हुए मारवाड़ी को इन्होंने 1912 में एक वैज्ञानिक आधार पर भाषा का दर्जा दे दिया था। अब हम बात करेंगे कि इस मारवाड़ी तक आते आते कहां से निकल के आई, ये शब्द कहां से निकले, इसकी व्युत्पत्ति कैसे, उसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। 1912 जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ भारत में भाषाओं के ऊपर सर्वे करना, यह उनकी पुस्तक का टाइटल रहा है। तब यहां एक बात आती है कि राजस्थान में जब पुस्तकों का लिखना करना प्रारंभ हुआ तो उस समय हम बात करते हैं कि सबसे पहले आर्य वैदिक सभ्यता, उसके बाद में उत्तर वैदिक सभ्यता, उसके बाद में रामायण महाभारत, और उसके बाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म।
और उसके बाद में सभ्यताओं की बात या राजघरानों की हम बात करते हैं। तब यहाँ बात करते हैं हम कि उत्तर वैदिक काल के बाद, और जब महाकाव्य काल आ जाते हैं, महाकाव्य काल के बाद जब हम बात करते हैं तो यहाँ हम जैन धर्म जो राजस्थान में भी, पश्चिमी राजस्थान में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और जैन धर्म में भी कई ऐसे नाम आपके सामने आएंगे जिन नामों ने हमारे मारवाड़ी साहित्य या इस मरु भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए, इसे संप्रेषण करने के लिए कुछ ग्रंथों की रचना की है, जिनमें ये कहते हैं कि महावीर स्वामी स्वयं पश्चिमी राजस्थान के उन क्षेत्रों में आए हैं जहां पर लोगों को अपनी शिक्षाएं और विचार एक दूसरे के साथ सर्कुलेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ समायोजित करने के लिए, एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए, उन लोगों को आसान भाषा में जब समझाने की बात की गई थी तो कौन सी भाषा रही होगी, उनकी संप्रेषण की भाषा क्या रही होगी। तो इसी प्रकार से हम कुछ तथ्य यहां पर और देखते हैं। देखिए, एक जगह है जिसका नाम है सिंधु सावीर। और ये कहां है? पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान में भी कौन सी जगह में? जालोर, और जालोर में भी कौन सी? भीनमाल। और इस भीनमाल में साहब एक क्या मिला है? शिलालेख मिला है। क्या मिला है? शिलालेख मिला है। अब उस शिलालेख में किस बात का वर्णन है? कि महावीर स्वामी स्वयं कहां आए थे? भीनमाल। कौन आए थे? महावीर। जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर? 24वें तीर्थंकर। महावीर स्वामी जब यहां आए थे तो अकेले भीनमाल नहीं आए थे, तो वो अबूर्दांचल भी आए थे। और अबूर्दांचल जब आए थे तो ये कैसे कह सकते हैं कि एक शिलालेख है 1369 विक्रम संवत का, कहते हैं कि आबू से 8 किलोमीटर दूर एक स्थान है जिसका नाम क्या है? मूंग। वहां से एक शिलालेख मिला, और उस शिलालेख से स्पष्ट होता है कि महावीर स्वामी ने अबूर्दा धारा का स्पर्श किया था। अबूर्दा धारा का स्पर्श किया था। अब एक बात और आ जाती है यहां पे, एक नाम आता है जीनभद्र सूरी। नाम क्या आता है? जीनभद्र सूरी, जो आचार्य रहे। और जो इनका नाम आता है तो कहते हैं जीनभद्र सूरी पश्चिमी राजस्थान के कल्पवृक्ष। पश्चिमी राजस्थान के क्या हो गए? कल्पवृक्ष। किसको माना जाता है? जीनभद्र सूरी को। अब देखिए कि सिंधु सावीर जो भीनमाल जालोर की जगह है, उस जगह की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां ये कहते हैं कि महावीर स्वामी कभी वहां आए थे। और महावीर स्वामी जब आए थे तो 1276 का भीनमाल में एक शिलालेख मिला है। उसमें स्पष्ट उद्धृत किया गया है कि महावीर स्वामी भीनमाल जालोर आए थे, वहां पर आके उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। तो उपदेश दिए किनको? जब उनकी कोई भाषा ही नहीं थी। तो उस क्षेत्र विशेष के लोगों को जब उपदेश दिए गए तो यहां पे एक नाम आता है जीनभद्र सूरी, जिनको पश्चिमी राजस्थान का कल्पवृक्ष कहते हैं। तो यहां भीनमाल भी आए थे और भीनमाल से वापस अबूर्दा धारा जो है उसका भी स्पर्श किया था। इसका एग्जाम्पल क्या है? आबू से 8 किलोमीटर दूर एक स्थान है मूंग। मूंग पर जो दिया गया शिलालेख उससे।
और पश्चिमी राजस्थान के कल्पवृक्ष के रूप में किसको माना जाता है? जीनभद्र सूरी को माना जाता है। अब देखिए, जैनी साहित्य में कुछ मारवाड़ी में पुस्तकें लिखी गई हैं। उन पुस्तकों की हम बात करें तो पहला नाम लिखिए जिनेश्वर सूरी। क्या नाम है? जिनेश्वर और इन्होंने पुस्तक लिखी थी महावीर जन्माभिषेक। महावीर स्वामी के जन्म के समय जो उनका अभिषेक किया गया था, पुस्तक का नाम है महावीर जन्माभिषेक। महावीर जन्माभिषेक। एक दूसरी पुस्तक है वासुपुंज चर्चरी। वासुपुंज चर्चरी। और एक और पुस्तक है शांति नाथ बेली। और ये जिनेश्वर सूरी के साथ जो पुस्तकें हैं, यह समस्त राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। तो यहां कहने का मतलब स्पष्ट हो गया कि जैन धर्म को मानने वाले उसके अनुयायी जब राजस्थानी भाषा की, मरु भाषा की बात कर रहे हैं तो यह बात आगे बढ़ती है। उसी के साथ एक नाम है विक्रम संवत 1363 जोधपुर, और नाम आता है प्रज्ञा तिलक। अब प्रज्ञा तिलक ने एक पुस्तक लिखवाई थी या लिखी थी जिसका नाम है कछुली रास। कछुली रास। यह पुस्तक भी राजस्थान। तो इसका मतलब क्या है कि वहां की जो भाषा लोग समझने लग गए, उन दरबारों में, राजाओं के दरबारों में इन विद्वानों के द्वारा इस भाषा को बढ़ावा देना चला। अगला एक नाम आता है पार्श्वचंद्र सूरी। जो मारवाड़ी भाषा के उच्च कोटि के उच्च कोटि के कवि थे। और एक पुरंदर चौपाई जो मालदेव द्वारा लिखी गई पुरंदर चौपाई मालदेव। इतना सब होने के बाद जिनेश्वर सूरी, महावीर जन्माभिषेक, वासपुंज चर्चरी, शांतिनाथ बेली, ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई हैं। पुरंदर चौपाई ये भी राजस्थानी भाषा में लिखी गई हैं। विक्रम संवत 1363 जोधपुर में प्रज्ञा तिलक, कछुली रास, ये भी राजस्थानी भाषा में लिखा गया था। पार्श्वचंद्र सूरी मारवाड़ी भाषा के उच्च कोटि के विद्वान एवं लेखक थे। अब देखिए आगे, अब ये जो मारवाड़ी भाषा है इसका सफर कहां तक तय होता है? सृष्टि का जब प्रारंभ होता है, सृष्टि के प्रारंभ से लेके ये मारवाड़ी या मरु भाषा निकल कर कहां से आती है, मेन जो अपना बिंदु है। और ये भाषा और इसकी सहायक बोलियां, इसकी उपबोलियां, इसके और जो तमाम तरह की बोलियां, उनकी हम बात करेंगे। अब देखिए, इसके बारे में जब बात करते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि सबसे पहले आई आर्य भाषा। सबसे पहले जो भाषा आई कौन सी आई? आर्य भाषा। क्योंकि सृष्टि में तमाम स्थानों पर आर्य थे और एक थे अनार्य। आर्य और अनार्य के जो संघर्ष था, उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप आर्यों ने इस धरती को मानवता का पाठ पढ़ाया और अनार्यों ने
पिशाचनी शक्तियों का और राक्षसी शक्तियों के आधार पर अनार्य संस्कृति का पाठ पढ़ा है। जब हम अब थोड़ा सा इसकी भाषा के ऊपर विशद विवेचन करने के बाद हम अपनी मारू भाषा या मारवाड़ी भाषा जो है उस तक पहुंच जाएंगे और राजस्थान की जो बोलियां हैं उनका भी हम विवेचन करेंगे।